हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ईयर के बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के रिजल्ट आ चुके हैं असाइनमेंट के। लेकिन इसमें कई सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया था फिर भी उन्हें फेल कर दिया गया, ईआर उनके दिए दिए गए हैं या काफ़ी कम मार्क्स उनको, काफ़ी लो ग्रेड्स उनको मिले हैं। तो अब इन स्टूडेंट्स के सामने क्या रास्ता है, क्या वो आगे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपके पास मेनली दो रास्ते हैं। उन दो रास्तों को के बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि एसओएल या ड्यू जो है वो हो सकता है, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट्स जो स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो कोई ऐसा प्रोसीजर निकाले जिसमें वो बताए कि ऐसी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए क्या आपको करना है। लेकिन अभी तक सोल या ड्यू की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मैं ये मान के चलूँगा कि अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आता तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रोसीजर एसओएल या ड्यू की तरफ से आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब देखिए, अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन या प्रोसीजर एसओएल की तरफ से नहीं आता है कि इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, तो आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं। ये दो ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, इसमें से पहला ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में ईआर है या बैक है या फेल हुए हैं आप, तो आप क्या करेंगे। या मान लीजिए आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर किसी सब्जेक्ट में ईआर है या फेल है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप की अगर ईआर है तो आप इसका एग्ज़ाम जो है थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हैं, और जो सेकंड सेमेस्टर में आपकी ईआर है इसका एग्ज़ाम आप फोर्थ सेमेस्टर में दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लें, और जो फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में जब भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसके साथ आप इन सब्जेक्ट के भी एग्ज़ाम दे दीजिएगा। अभी आप प्रमोट तो हो ही रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, तो इसके एग्ज़ाम भी आप उस टाइम दे सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने असाइनमेंट बिल्कुल सही सबमिट किया है, आपकी कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, तो आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है जिसको बोलते हैं हम रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो, रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। सोल या ड्यू के कोई भी अन्य ब्रांचेस है, एनसीवैब भी या रेगुलर के भी, सभी के लिए सेम प्रोसेस अपनाया जाता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस बनाया गया है ये बनाया गया है ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में जो ऐसी दिक्कतें होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रोसेस बनाया गया है। लेकिन आप इसके लिए भी, असाइनमेंट के लिए भी इस प्रोसेस को अपना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि रिवोल्यूशन का प्रोसेस किस तरह से, किस तरह से आपको इसके फॉर्म भरने, फीस वगैरह किस तरह से भरी जाएगी, और ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरा नाम है विद्यासागर। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपको आपको माई रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये आपके पास फॉर्म है, इस तरह का आपको कोई फॉर्म दिखेगा, ठीक है। ये फॉर्म आपको रीवैल्यूएशन के लिए भरना पड़ेगा। अब ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से? तीन तरीके हैं। या तो आप ड्यू की वेबसाइट से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें, ठीक है। या तो मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ये फॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है, जब आप एसओएल में जाएंगे तो एसओएल में शायद विंडो नंबर 23 है, वो क्वेरी के लिए, इंक्वायरी के लिए विंडो विंडो है, तो वहाँ से भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप तो हो गया, आपको ये फॉर्म लेना है। इस फॉर्म लेने के बाद इस फॉर्म को आपको फिल करना है, ठीक है। जो भी इसमें डिटेल्स दी गई हैं उसको अपनी हैंड राइटिंग में फिल करना है, और आपको खुद ही जाके वहाँ पे सबमिट करवाना पड़ेगा। कोई और आपके बिहाफ पे सबमिट नहीं कर सकता। अगर आप दिल्ली के बाहर हैं तो आपको दिल्ली में आना पड़ेगा रीवैल्यूएशन के फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि आपको इस फॉर्म को लेना है और इसको भरना है, फिल करना है। अब फिल करने के बाद या इस फॉर्म की जो शर्तें हैं, क्या क्या इसकी गाइडलाइंस है, ठीक है, रूल्स क्या क्या रिवोल्यूशन के लिए, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रिवोल्यूशन के रूल, अब ये रूल जो है वो सभी के लिए अप्लीकेबल है। अगर कोई ऑफलाइन एग्जाम है, ओबी का रिजल्ट आता है या बाद में किसी और कोर्स का असाइनमेंट का रिजल्ट आता है, ये सभी के लिए रूल्स जो एप्लीकेबल है। देखिए, जैसे ही आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके जो ओरिजिनल मार्क्स होंगे, जो भी आपके मार्क्स आए हैं, वो मार्क्स आपके सरेंडर हो जाएंगे, ठीक है। वो मार्क्स अब काउंट नहीं होंगे। अब जैसे ही आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके साथ तीन चीज़ें हो सकती हैं। तीन कंडीशन क्या होंगी? पहली कंडीशन तो ये होगी कि आपके मार्क्स में कोई चेंज ना है, यानी कि नो चेंज, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं, ठीक है।
और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो जाएं। जी हाँ, आपके मार्क्स भी डिक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस होती हैं। अब इन 3 कंडीशंस के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे मान लीजिए आपने अभी एग्जाम्स जो दिए हैं या आपने असाइनमेंट्स ओबी जो भी आपने दिया है उसमें आपके फर्स्ट में मार्क्स आते हैं 40। ठीक है, जो आपके मार्क्स दिए हैं वो 40। अब आपको लगा कि ये कम है तो आपने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया, तो मान लीजिए जो सेकंड टीचर ने जिसने चेक किया उसने आपको मार्क्स दिए 45। ठीक है, ये मार्क्स दिए, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर था, इसमें से आपको ये मार्क्स मिले हैं। तो अगर जो आपका रिवोल्यूशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें जो चेंज है, ठीक है, वो चेंज जो है वो अगर 5% के आसपास होता है, कितना, 5% +5 या -5, या 5% नंबर कम होते हैं या 5% नंबर बढ़ते हैं, तो आपके मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। आपको क्या, ये 40 जो मार्क्स आपके पहले आए थे वही मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मान लीजिए आपके मार्क्स में जो है 5% से लेके 10% के बीच में चेंज आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में जो दोनों मार्क्स हैं उनका एवरेज आपको दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पहले आपके 40 मार्क्स आए थे, अब आपके मार्क्स जो आते हैं वो आते हैं आपके पास 50 मार्क्स आपके आते हैं। ठीक है, आपके 50 मार्क्स आते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा, इन दोनों मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा, तो इसका एवरेज आता है 45, तो 45 मार्क्स जो आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए आपके जो मार्क्स का वेरिएशन जो है रिवोल्यूशन के बाद वो आ जाता है 10% से ज़्यादा। ठीक है, अब 10%, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है आपके इसने कोई गलत मार्क्स दिए होंगे, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो मान लीजिए फर्स्ट आपके पेपर चेक किए गए तो उसमें मिले आपको 40 मार्क्स। ठीक है, दोबारा किसी टीचर ने चेक किया, आपका सेकंड टीचर ने उसने अटेम्प्ट किया, उसने दे दिया आपको 60 मार्क्स, तो ये तो 10% से ज़्यादा का वेरिएशन हो गया। या उसने मान लीजिए दे दिया 20 मार्क्स, ठीक है, तो कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल को लेकर चलता हूँ कि 60 मार्क्स उसने दिए, तो आपका पेपर जो है किसी थर्ड टीचर से चेक करवाया जाएगा। मान लीजिए थर्ड टीचर ने चेक किया, उसने आपको दे दिए 55 मार्क्स। ठीक है, तो अब देखा जाएगा इन तीनों में से कौन से ऐसे 2 टीचर्स हैं जिनके मार्क्स जो है ज़्यादा पास हैं। तो देखिए यहाँ पे 60 और 55 क्या है, ज़्यादा पास है, तो इन दोनों का एवरेज जो है आपको मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 57.5, तो इतने मार्क्स आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। अब मान लीजिए जो सेकंड टीचर ने, थर्ड टीचर ने जो चेक किया था वो देते आपको 45 मार्क्स, तो आपको इन दोनों का एवरेज जो है मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको, जो इसकी फ़ीस रहेगी, रीवैल्यूएशन की जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी आपकी 1000 रुपीज़ एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और ये फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ रूल्स हैं रीवैल्यूएशन के लिए जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन के लिए आगे आपको प्रोसेस क्या क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो देखिए, पहला डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए कि जो आपको जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको फिल करना है। उसके साथ आपको लगाना क्या है, तो आपको आपका एडमिशन टिकट या जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो आपको उसके साथ लगाना है। इसके अलावा थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको लगाना है वो लगाना है आपका रिजल्ट। ठीक है, अब जो ये असाइनमेंट का रिजल्ट है ये क्या पीडीएफ की फॉर्म में, तो जिस भी पेज पे आपका रिजल्ट है उस पेज की आप स्क्रीनशॉट लेके जो भी आपका रोल नंबर उसको आपको हाईलाइट कर देना और उसको वहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ये तो ये हो गया कि 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब ये 3 डॉक्यूमेंट लगाने के बाद जब आप एसओएल के ऑफिस में जाएंगे तो वो आपको करेंगे आपके फॉर्म को वेरीफाई। ठीक है, वो किसी रूम में आपको भेजेंगे किसी फैकल्टी के पास, उस फैकल्टी के पास जाएंगे, वो फैकल्टी आपको वेरीफाई करेगी और इस पर स्टैंप लगा के देगी। ठीक है, जब आपका एसओएल की बिल्डिंग से ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको करनी होगी फ़ी की पेमेंट। अब फ़ी की पेमेंट कैसे करनी है, तो फ़ी की पेमेंट करने का ऑफलाइन अब कोई तरीका नहीं है, आपको फ़ी की पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन कैसे, तो ये पोर्टल में आपको इसका लिंक, इस पोर्टल का लिंक भी आपको दे दूंगा, यहाँ पे जाके आपको फीस भरनी है। आप चाहे तो किसी साइबर कैफे से भरवा सकते हैं या खुद भी फीस को भर सकते हैं। फीस भरने के लिए कुछ नहीं करना, आपको मिसलिनियस फीस के ऑप्शन में जाएंगे आप, तो ये कुछ आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, नेम ईमेल वगैरह आपसे पूछा जाएगा, और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा फी का, इसमें आपको रीवैल्यूएशन का ऑप्शन चूज़ करना है। और ये फीस जो है आपको वन सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की आपको 1000 रुपीज़ पे करनी है। ठीक है, अब ये 1000 रुपीज़ पे करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, और ये ध्यान रखिए ये फीस पेमेंट आपको तभी करनी है जब आप एसओएल आपके फॉर्म को वेरीफाई कर देता है, यानी कि पहले से आप वेरीफाई हुआ नहीं आपका फॉर्म, आपने फी पेमेंट कर दी तो आपकी बेकार भी हो सकती है फीस। ठीक है, तो ये वेरीफाई करने के बाद आपको फीस भरनी है, और इस फीस का जो रेफरेंस नंबर है वो आपको अपने फॉर्म के अंदर, ये जो फॉर्म है इसके अंदर आपको वेरिफिकेशन को आप
जो रेफरेंस नंबर है फ़ी पेमेंट का वो भी आपको इसके अंदर मेंशन करना है। ठीक है, अब आपके पास हो जाएंगे टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका एडमिट कार्ड, तीसरा हो जाएगा आपका रिजल्ट, और चौथा हो जाएगा आपकी फ़ी स्लिप। ठीक है, फ़ी स्लिप की आप दो कॉपी प्रिंट कर लीजिएगा, एक आपके पास प्रूफ के लिए और एक जो है इसमें आपको लगा सकते हैं। ठीक है, इन चारों डॉक्यूमेंट्स को आपको लेना है। ठीक है, एसएल से लेके उसको निकलना और आपको जाना है ड्यू के अंदर। ठीक है, अब ड्यू के अंदर आप कहाँ जाएंगे? ड्यू के अंदर आपको जाना है काउंटर नंबर 1, जो आप वहाँ पे जो रीवैल्यूएशन का सेल होता है वहाँ पे आपको जाना है विंडो नंबर 1 पे। ठीक है, वो खुलता है सुबह 9:30 से मेरे ख्याल में 3 बजे तक वो शाम को खुला रहता है। तो इसके बीच में आपको विंडो नंबर 1 पे जानी है, रीवैल्यूएशन सेल के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर नॉर्थ कैंपस में तो नॉर्थ कैंपस के दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जाना है ये चारों डॉक्यूमेंट्स लेके। जब एसओएल से आप इधर जाएंगे, इस बिल्डिंग में जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो आपको एक रास्ते में एक मिलेगा पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से क्या काम करना है आपको? आपको दो चीज़ें लेनी है। क्या लेना है? एक तो आपको लेना है 9 इंच बाय 4 इंच का आपको एक एनवलप लेना है। ठीक है, प्लेन एनवलप लेना है, जिसको सेल्फ एड्रेस प्लेन एनवलप बोलते हैं। ठीक है, वो आपको लेना है। ये प्लेन रहेगा, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, और आपको एक 5 रुपये की स्टैंप रहेगी, वो उसके ऊपर लगानी है। ठीक है, अब इस प्लेन एनवलप को के ऊपर आपको अपना एड्रेस खुद लिखना है। ठीक है, जो भी आपके घर का एड्रेस है वो एड्रेस इसको मेंशन करना है। अब ऐसा क्यों करना है? ऐसा करने का ये रीज़न है क्योंकि जो रिजल्ट है वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट आपको भेजेगी आपके घर पे भेजेगी। ठीक है, तो क्योंकि एड्रेस में काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है लिखने में, तो इसलिए वो आपसे पहले ही एनवलप मांग रहे हैं, ताकि इस एनवलप में डाल के वो आपका रिजल्ट सीधा आपको भेज दें। ठीक है, और उसी के ऊपर आपकी 5 रुपये की स्टैंप जो है वो लगी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐसा नहीं करना कि एनवलप लिया और उसके अंदर ये चारों फॉर्म मोड़ के वो दे दिया, एनवलप आपको अलग से देना है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें और एनवलप आपको विंडो नंबर 1 पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आपको रीवैल्यूएशन ब्रांच में जाके सबमिट करवा देनी है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा रीवैल्यूएशन का प्रोसेस। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि रीवैल्यूएशन करवाने का फ़ायदा है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हो सकता है एसओएल या ड्यू की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया जिसमें, क्योंकि ऐसे क्वेरीज बहुत ज़्यादा हैं या ऐसे कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिन्होंने असाइनमेंट दिए थे उनको फेल कर दिया गया। ठीक है, तो हो सकता है एसओएल कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाले जिसमें वो प्रोसीजर बताए कि क्या कैसे आप ये गलती जो है ठीक कर सकते हैं, या जो, क्योंकि ये गलती जो स्टूडेंट्स की तरफ से तो है नहीं, ये एसओएल की तरफ से है, तो हो सकता है ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाले। ठीक है, तो जो ये रीवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है वो आप रिजल्ट आने के 2 वीक के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, 2 वीक यानी कि 14 डेज, 14 दिन, 14 दिन के अंदर रिजल्ट आने के आप कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा आप 2-4 दिन वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। 1000 रुपये आपके एक सब्जेक्ट में लगेंगे और वो आपकी फ़ीस जो है रिफंड भी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके 0 मार्क्स है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपके मार्क्स कम तो होने नहीं है, हो सकता है आप बढ़ जाए, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप 2-4 दिन वेट करना चाहें तो आप वेट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो उसके एग्ज़ाम जो है आप थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हैं, और सेकंड सेमेस्टर में जो बैक है उसके एग्ज़ाम आप फोर्थ सेमेस्टर में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। मैंने कोशिश करी आपको जो भी आपकी क्वेरीज थी उसका सॉल्यूशन कुछ हद तक देने की। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ भी आप की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।